कंपाउंड और सिंगल एंट्री। इन्होंने बोला देखो हमारी जो जर्नल एंट्री है ये दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है जी सिंपल और एक है जी कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क रहेगा समझना बात है। सिंपल में क्या है, दो ही एस्पेक्ट की बात हो रही है। इसमें क्या रहेगा, अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ऐसे डेबिट वाला पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाला ऐसे बाद में लिखेंगे। यानी कि अगर इसको ऐसे बोलूं, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। यहां पे क्या रहेगा, यहां पे या तो टू और मोर account is debited as well as credited। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकता है बेटा, दो या दो से ज्यादा अकाउंट आपका क्रेडिट भी हो सकता है। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। बहुत बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन है क्योंकि हमने ना ये चीज कर रखी है, याद कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अकाउंटिंग क्वेश्चन का दिमाग लगा ना अभी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है। एक तो कैश अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा और ला कौन रहा है कैश, ओनर का खाता, कैपिटल। तो एक तो कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल मेरे को बताना टीम कौन सी टीम है, मॉडर्न करना है ना, मॉडर्न चलो मॉडर्न ही करो। कैपिटल की टीम पैसा लाने की बात कर रही है, पैसा खर्च करने की बात कर रही है, लाने की। तो कैपिटल की टीम, तो क्या हुआ कैपिटल, क्रेडिट। और कैश, कैश आया, अभी कैश में रखा है पैसा, कैश के फॉर्म में पड़ा है, वहां अप्लाई हो रखा है ना, तो कैश क्या होगा बेटा आपका, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट टू कैपिटल। सिंपल, एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट। सिंगल सिंगल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद लैंड, विद गुड्स, कैश 1 लाख, लैंड 10 लाख, गुड्स 5 लाख। अब आपके पास कितनी चीजें आ रही है, कैश, लैंड और गुड्स कितनी आ रही है, और ये तीन चीजें ला कौन रहा है, तो कितने अकाउंट हो गए, 16। अरे अकाउंट कितने हो गए, तीन चीजें आई, ये तीनों चीजें लाए कौन, ओनर। तो कितने खाते आएंगे यहाँ पे, 4। अच्छा कैश आया, कैपिटल सॉरी गुड्स आए, लैंड आया, ये तीनों चीजें एसेट है, एसेट की टीम डेबिट। तो तीनों अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। लाया कौन, सोर्स कौन है, कैपिटल है, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ये तीनों अकाउंट कैश डेबिट, गुड्स डेबिट, कैपिटल डेबिट सॉरी लैंड डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखा ना, यहाँ दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है ब्रो, यहाँ 4 अकाउंट है और 3 अकाउंट हमारे हो रहे हैं डेबिट और एक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कंपाउंड एंट्री। यू नो व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री इज बेसिकली सिंपल एंट्री का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपने बिजनेस शुरू करा एक तो कैश के साथ, तो मैं बोलूंगा कैश डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख। फिर मैं बोलूंगा आपने फिर बिजनेस शुरू करा लैंड के साथ, मैं बोलूंगा लैंड डेबिट टू कैपिटल 10 लाख 10 लाख। फिर मैं बोलूंगा आपने गुड्स के साथ भी बिजनेस शुरू करा, फिर बोलूंगा गुड्स डेबिट टू कैपिटल 5 लाख 5 लाख। अलग अलग होगी ना, तो ये होगी सिंपल एंट्री। लेकिन सेम तारीख में हो रही है, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। कंपाउंड का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है कंपाउंड का मतलब, जोड़ना। तो आप इन तीनों एंट्री को मर्ज करके एक सिंगल एंट्री बना सकते हो, जिसमें जो डेबिट है उन्हें पहले लिखो, जैसे कैश डेबिट, लैंड डेबिट, गुड्स, गुड्स की जगह स्टॉक वर्ड भी यूज कर सकते हो, डेबिट
और ये सब ला कौन रहा है? कैपिटल क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट 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 प्लस हो जाएगा, कितना आएगा? 16 लाख। इसे हम बोलेंगे क्या बेटा? कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री आप लोगों को समझ में आई ना? सिंपल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर सेम तारीख में दो या दो से ज्यादा बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनको आप कंबाइन कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। उसे हम बोलेंगे क्या? कंपाउंड जर्नल एंट्री। समझा? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर मैं बोलूं रेंट पेड इन कैश, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। अगर मैं बोलूं रेंट एंड सैलरी पेड इन कैश, तो रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश, कंपाउंड। समझे ना? जहाँ पे दो से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है वहां कंपाउंड हो जाएगा, जहां दो ही अकाउंट है ना वहां पे क्या रहेगा? सिंपल। अब ये लॉजिक समझे? अब इसके बाद देखो फॉर्मेट बना रखा है जर्नल का। फॉर्मेट देखो क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का। ये फॉर्मेट के साथ अब मैं चाहता हूं आप पहला क्वेश्चन करें ट्राई। हम क्वेश्चन करेंगे ट्राई, ठीक है? मैं चाहता हूं इसके लिए तू सुन, ठीक है ना बेटा? इसके लिए तू सुन, ये सब चीजें मैंने भी कवर कर रखी है। अगर तू देखेगा ना इसके लिए जीएसटी वाला पेज नंबर 6 पे देख, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, सब चीजें वहां कवर है जीएसटी के साथ। तो करेंगे, टॉपिक करेंगे, बाद में करेंगे, पहले चलना तो सीखो। दौड़ना नहीं सिखाऊंगा, चलना सिखाऊंगा पहले, ठीक है? हाँ बेटा। अभी ना सब लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है? फॉर्मेट कैसा रहेगा मैं बता रहा हूँ। हाँ वही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? थर्ड है ना शायद इसमें? थर्ड वाला करेंगे। जर्नल हेडिंग डालेंगे, जर्नल। अच्छा, मालिक का नाम है क्या यहाँ पे? क्या है? मोहन, मनोहर लाल। तो आप इसके ऊपर ऐसे हेडिंग भी डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल। अगर ऐसे मालिक का नाम है ना, ऐसे ऊपर हेडिंग डालेंगे, ये जर्नल किसकी किताब में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल। जर्नल बना रहे, फॉर्मेट बनेगा अब यहाँ। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। बस। अब सुनो बेटा, अब देखो ना, यहाँ से ना मेक इट और ब्रेक इट वाला सीन है, ठीक है? हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये जो जर्नल एंट्री है ना, सारे चैप्टर, सारे आगे के जो चैप्टर हैं, सब चीजें इस जर्नल एंट्री से ना कनेक्टेड है। बिना इसके अकाउंट्स हो नहीं पाएगी। तो मैं डिस्क्लेमर इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, इसमें ना ऐसे गिव अप करने का मन करता है, ऐसे दिमाग में ना खुजली हो जाती है थोड़ी देर, ये क्या चल रहा है यार ये। तो ऐसे गिव अप नहीं करना, सोचना है। हमेशा ट्रिक याद रखना, ट्रांजेक्शन जो रहेगी ना उसी में अकाउंट का नाम लिखा रहता है। और सुनो, एक्सपेंस, एसेट, है ना, इनका तो नाम दिया ही होगा डायरेक्टली। एसेट और एक्सपेंस के नेचर के अकाउंट का नाम, या इवन रेवेन्यू, एसेट एक्सपेंस और रेवेन्यू के नेचर का मॉडर्न अप्रोच से सिखा रहा हूँ, ठीक है? एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया या रेवेन्यू हो गया, इनका नाम ना हमेशा ट्रांजेक्शन में डायरेक्टली लिखा रहेगा। छुपा क्या रहेगा? कैपिटल और लाइबिलिटी का नाम। कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा कि कैपिटल आया या लाइबिलिटी लिया, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा, वहां सोचना है। हमेशा जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ऑलवेज विजुलाइज कि हमेशा जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो दो जनों के बीच में ही होती है। और हमेशा जो ट्रांजेक्शन का आधार रहता है ना
इनके बीच में कुछ ना कुछ लेन देन का रहता है। मान लो अगर इसने से कुछ गुड्स, या तो गुड्स रहता है या कोई सर्विस रहता है या कोई एसेट रहता है, इसको गुड्स एसेट या सर्विस दिया, इसके बदले या तो क्या करेगा ये, इसको मनी देगा, मनी पैसा देगा, या पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या करेगा ये, प्रॉमिस देगा। प्रॉमिस का मतलब ही समझ जाना, उधार मांग रहा है भाई, बाद में देने को कह रहा है। हमेशा ये ही विजुअलाइज करना, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन होती नहीं है। इज दैट क्लियर? अब करना शुरू करें ना। पहले डिस्क्लेमर याद रखना कैसे कैसे करना है। अब आप लोग शांति से ट्रांजेक्शन पढ़े, लैंग्वेज समझने की भी कोशिश करें। क्या है पहले ट्रांजेक्शन? बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई एक जना बेटा तू बता क्या है पहली ट्रांजेक्शन? मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिंपल। मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब ना इसके फीचर समझना ना, जैसे मैंने बताया हमेशा ट्रांजेक्शन में किसका नाम डायरेक्टली गिवन होगा, एसेट का। लिखा ना, मनोहर लाल एंड सन ने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, तो कैश क्या है नेचर से, एसेट। एसेट की टीम तो आर्यन है, एसेट। कैश इंक्रीज हो रहा है ना, तो कैश क्या होगा, डेबिट। कैसे लिखोगे, कैश अकाउंट ऐसे डैश करके क्या हो गया, डेबिट। अच्छा डेट भी है क्या, डेट क्या है, ईयर, ईयर। तो ऐसे टॉप में ना 2019 पहले लिख देना, ताकि यहाँ पे आप मार्च फर्स्ट पे ऐसे फोकस कर सकते। कैश डेबिट हो गया। अच्छा कैश लाया कौन, मनोहर लाल एंड सन लाया ना। मनोहर लाल एंड सन कौन, ओनर है। ओनर लाया तो क्या, कैपिटल। कैपिटल की टीम क्रेडिट हुआ ना, टीम क्रेडिट, तो इसको भी अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। लेकिन बेटा जो गलती बार बार बच्चे करते हैं ना, वो कहते हैं अगर यहाँ डेबिट लिखा, मैं सिखा भी देता हूँ कि बेटा ऐसे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, और कुछ नहीं करना बेटा, और कुछ नहीं करना। लेकिन वो पता है क्या करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। अरे भैया ऐसे नहीं करना। ये जो टू है ना, टू, ये जो टू लिख रहे हो ना, ये टू ही बता रहा है ये क्या हुआ, क्रेडिट। बाद दोबारा से नहीं लिखना। और एक और गलती मत करना प्लीज, तुम्हें मम्मी कसम है, क्या गलती मत करना कि पहले ऐसे लिख दिया टू कैपिटल और कैश डेबिट। ऐसे भी मत करना यार, बहुत घिचघिची सी होती है मेरे को फिर। ठीक है, हमेशा डेबिट वाला पहले आएगा, क्रेडिट वाला ऐसे बाद में आएगा। ठीक है ना, कैश डेबिट टू कैपिटल। कितना आ रहा था, 60,000। पहले डेबिट के कॉलम भरेंगे 60,000, फिर क्रेडिट का कॉलम भरेंगे सॉरी 60,000। अब बात आती है एलएफ का, जो इतनी पतला सा कॉलम बना है, इसका कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना। ये बस फॉर्मेट का पार्ट है, ऐसा कुछ हमें करना नहीं होता। ठीक है ना बात ये। लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो नंबर भी कट जाएंगे बिना फॉर्मेट के। ठीक है ना, चलो अगला, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मैंने बताया ना, हमेशा ट्रांजेक्शन में एसेट का नाम रहता है। परचेज क्या करा, फर्नीचर। कैसे खरीदा, कैश देकर खरीदा। यानी कि देखो, इस बंदे ने इसको फर्नीचर बेचा, इसने इसको क्या दिया, कैश दिया। अब फर्नीचर क्या है हमारे लिए, आ रहा है ना, एसेट की टीम। डेटर नहीं यार, डेटर नहीं बोलते, डेबिट कहते हैं। चलो कौन सी डेट है, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट करेंगे डेबिट। और कैश के बदले, कैश भी एसेट है, कैश गया, टीम डेबिट है ब्रो। बट डेबिट में इसका मतलब डेबिट नहीं करेंगे, डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वैसे लिखना, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है 10,000, 10,000। नरेशन, अच्छा एक चीज तो बड़ी जरूरी भूल ही गया, जिसके नंबर कटेंगे वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना रहता है, नरेशन बहुत जरूरी है। जैसे अब कैसे लिखना है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन तो लिखना नहीं, जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन सिखाया था ना शॉर्ट में, वैसे या क्या हुआ, बिजनेस शुरू हुआ ना, लिखना बीइंग, बीइंग बिजनेस
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर खरीदा ना, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इज इट क्लियर ना? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इसमें कोई शक किसी को? समझ में आया ना? ऑल क्लियर ना? ठीक, अगली ट्रांजेक्शन पढ़ी जाए। परचेज गुड्स फॉर थर्ड मार्च, 4 मार्च। परचेज गुड्स फॉर कैश, बेटा गुड्स खरीदा गया है, कैश में खरीदा गया है, तो फिर से एक तो कैश अकाउंट आया है, मैं कह रहा हूँ ना एसेट का तो नाम ही रहता है और एक्सपेंस का भी नाम रहता है। बेटा गुड्स खरीदा, देखो फर्नीचर तो अपना एसेट है, बट क्या गुड्स हमारा एसेट है क्या? हाँ या नहीं? गुड्स ईयर के एंड में जाकर एसेट बच बनता है जब वो बच जाता है। अभी ईयर के बीच में खरीदते रहोगे ना, तो मैंने सिखाया था, बताया था, स्टॉक नहीं बोलेंगे उसे, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज। देखो क्या है, फर्क है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन और आपका यहाँ फुल फ्लेज क्वेश्चन में फर्क रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो क्या था, आप हर बार गुड्स खरीदा, स्टॉक में प्लस हुआ, गुड्स बेचा, स्टॉक में माइनस हुआ, फिर उसी टाइम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना ना भाई, यहाँ पे हर बार प्रॉफिट कैलकुलेट करने में चले गए, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं हो जाएगा? इसलिए ये क्या करते हैं, ईयर एंड का ना वेट करते हैं, पहले क्या करते हैं, पूरे साल रिकॉर्ड करते हैं कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, फिर ईयर के एंड में ना इनका डिफरेंस देखते हैं। समझे ना बात ये? अभी यहाँ फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी से आपके आगे बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ स्टॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब भी, समझना, जब भी गुड्स परचेज करा गया तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स सोल्ड करा है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अब मेरे को बताओ, परचेज गुड्स अगर रिटर्न हो गए तो परचेज रिटर्न, सेल वाले गुड्स रिटर्न हो गए तो, बहुत सिंपल टर्म, समझे ना? अब मेरे को बताओ, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज करा, तो क्या इसमें भी मैं परचेज अकाउंट यूज करूं क्या? तब कौन सा अकाउंट आएगा? फर्नीचर। मैंने बिल्डिंग परचेज करा, कौन सा अकाउंट? अरे परचेज बिल्डिंग पूरा आ जाएगा क्या? अकाउंट तो एक ही खुलेगा ना, बिल्डिंग अकाउंट। समझे ना बात ये? अगर मैंने फर्नीचर बेच दिया, सेल अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट? अगर मैंने, तुमने बताया, सुनो सुनो सुनो, तुमने बताया मेरे को कि भैया फर्नीचर खरीदा तो परचेज थोड़े करेंगे, तब कौन सा अकाउंट खोलेंगे? अगर हमने फर्नीचर को बेचा तो सेल अकाउंट खोल दें? इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हम यहाँ क्या खोलेंगे? फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे। समझे ना बात ये? देखो फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये फर्नीचर में काम हो रहा है, यहाँ पे भी तो गुड्स अकाउंट स्टॉक खोल सकते थे ना, क्यों नहीं कर रहे हम ऐसा काम? द रीजन इज, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसका, शब्द भूल गया मैं। द रीजन इज क्वांटिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सोचो ना, मेडिकल शॉप वाला बंदा है, वो मेडिसिन खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता रहता है, दिन भर में बहुत सारी मेडिसिन बेचता है, बहुत सारी मेडिसिन खरीदता भी है, समझे ना? लेकिन उसके यहाँ एसी लगा हुआ है, उसके यहाँ कूलर लगा हुआ है, उसके यहाँ टीवी लगा हुआ है, उसके यहाँ पे फैन लगे हुए हैं, ये सारे उसके एसेट है। फर्नीचर बना रखा है उसने, कैबिनेट बना रखा है, ये सारे उसके क्या है, एसेट है। इनको रोज खरीदता बेचता रहता है क्या वो? कभी कभी रहता है ना, क्या मतलब पूरे साल करे भी ना, बेचे भी ना, खरीदे भी ना, ये काम चल रहा है इसका, 2-3 साल बाद सोचा रेनोवेशन करा लेते हैं, पुराना सब बेचकर नया लेकर आते हैं, तब सोचा ना उसने क्वांटिटी इसको खरीदने बेचने की बहुत ज्यादा कम है ना, हम इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं ना उसी टाइम। बट बेटा इसकी क्वांटिटी खरीदने बेचने की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा है। इसलिए इनको ट्रैक करना एकदम से
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम वेस्टिंग है। इसको ट्रैक करेंगे ईयर के आखिरी में जाकर। ईयर के आखिरी में देखेंगे, अच्छा जी 20 लाख का माल खरीदा गया, अच्छा जी 30 लाख का माल बेचा गया, अच्छा जी 20 लाख में से सारा माल भी नहीं बेचा, 10% ही बेचा है, यानी कि 10% रुक गया, 90% बेचा है, यानी कि हमने 20 लाख में से 2 लाख का माल तो बेचा ही नहीं है। वो जो एंड का 2 लाख बचा हुआ है उसी को कहते हैं हम क्या, स्टॉक। वो बनेगा हमारे लिए एसेट, समझे? उसे हम एसेट बोलेंगे, वैसे उसको एसेट नहीं बोलेंगे। इस पूरे परचेज को एसेट नहीं कह सकते हम। ईयर के एंड में जो बच गया उसे एसेट बोलेंगे। और सही भी तो है बोलना। क्या है एसेट की डेफिनेशन? खर्चा भी करा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। सोचो 20 लाख का सामान खरीदा अभी, लेकिन उसमें तो 2 लाख का सामान फ्यूचर में बिकेगा, अभी नहीं बिका। कब बिकेगा? फ्यूचर में बिकेगा, प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तो नहीं मिला ना, खर्चा लेकिन अभी करा, तो आ गया ना वो किसकी डेफिनेशन में, एसेट की। लेकिन व्हाट अबाउट दोस 18 लाख? वो खर्चा है, उसे खर्चा मानोगे, क्योंकि उसकी वजह से ही तो सेल हो पाई है। अगर वो सामान 18 लाख का ना बिकता 30 लैक्स में, तो मैं 12 लाख का प्रॉफिट कमा सकता था क्या? उसी की वजह से सेल हो पाई है, उसको कंसिडर किया जाएगा एक्सपेंस में। समझे ना बात? ये मजाक मजाक में मैंने तुम्हें मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बता दिया, ये थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट, वहां पे दोबारा से आए। अभी पॉइंट समझना ना, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो कौन सा खाता, परचेज, बेचेंगे तो कौन सा खाता, सेल। लेकिन फर्नीचर या कोई भी एसेट खरीदेंगे तो उसका एसेट का, बेचेंगे अगर कोई एसेट तो एसेट का ही अकाउंट। उसके लिए परचेज सेल कभी इस्तेमाल मत करना प्लीज, समझे ना बात? ओके। अब यहाँ गुड्स खरीदा ना, वापस आते हैं। गुड्स खरीदा तो कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज। और परचेज क्या रहेगा हमारा नेचर से, नेचर बताना। टीम डेबिट तो ठीक है, एसेट है या एक्सपेंस है? इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया यही सुनने के लिए, क्या है वो, एक्सपेंस है, एसेट नहीं है। एसेट कब पता लगेगा? ईयर के एंड में बचा हुआ, बचा हुआ जो, हाँ बेटा वहां सिंगल आउट कर रहे हैं ना, ट्रांजेक्शन बहुत कम है ना ट्रांजेक्शन। जब एक बिजनेस करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, वहां तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है ना बेटा, समझे ना? तो वहां तो सिंगल आउट कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है, छोटा टॉपिक है। लेकिन अगर आप पूछोगे ना किसी सीए के यहाँ कि सर वो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हो क्या आप, वो हंसेगा तुम्हारे मुंह पे, कैसी बात कर रही है लड़की। अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक, सो दैट आप ये प्लस माइनस का इस्तेमाल डेबिट क्रेडिट में कर सकते। रियल वर्ल्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनती, ठीक है ना? क्या कॉन्सेप्ट सिखाने के वर्ल्ड में, अभी ये वाले वर्ल्ड में बनती है। रियल वर्ल्ड में जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बेटा बिना उसके फिर प्लस माइनस से कैसे कनेक्ट करते डेबिट क्रेडिट, इसलिए सिखाया, समझा नहीं तो। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने क्या सीखा, प्लस माइनस करना, हाँ या ना? एसेट आ रही है, लाइबिलिटी जा रही है, ऐसा करके उसको फिर हमने कनेक्ट करा, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, समझा ना? उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है? अभी समझो, गुड्स खरीदा, कौन सा खाता आएगा, परचेज का नेचर एक्सपेंस, टीम डेबिट, इंक्रीज ही हो रहा है ना, तो परचेज क्या करोगे, परचेज क्या करोगे बेटा, डेबिट। और क्या देकर खरीदा, पैसा दिया, कैश। कैश क्या है, कैश कौन सा अकाउंट है, नेचर बताओ पहले। एसेट, एसेट की टीम डेबिट, लेकिन आया या गया, गया, डिक्रीज तो इसे कर देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 25,000, 25,000, 25,000 being goods purchased। नरेशन आएगी being goods purchased। फिफ्थ वाला बताना बेटा, bought goods from कमलेश। कमलेश से हमने सामान खरीदा, फिर से परचेज हुआ ना, फिर से परचेज अकाउंट क्या करेंगे, खर्चा हो रहा है, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट।
लेकिन बेटा यहाँ पे कैश तो नहीं लिखा ना, नाम दिया है ना व्यक्ति का। यदि नाम दिया रहता है व्यक्ति का, इसका मतलब व्यक्ति मनी नहीं दे रहा आपको, व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रॉमिस, उधार, आपको उधार में सामान दे रहा है। अब बताओ कमलेश हमारा क्या है फिर नेचर से, क्रेडिटर या डेटर? जिससे उधार में सामान खरीदते हैं क्या बोलते हैं उसे, क्रेडिटर। उधार में बेचते हैं क्या बोलते हैं, समझे? कमलेश क्रेडिटर हुआ डेटर हुआ? क्रेडिटर। क्रेडिटर का नेचर लाइबिलिटी, टीम क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। तो क्या करोगे, कमलेश को कर दोगे क्रेडिट, कमलेश। अच्छा एक चीज और सिखा रहा हूँ, अगर किसी पर्सन का नाम है ना, तो जैसे अभी तक यहाँ अकाउंट अकाउंट लिख रहे थे ना, जैसे मैंने लिखा नहीं फिलहाल यहाँ, परचेज अकाउंट ऐसे आता है, परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना? ऐसे परचेज, फिर से यहाँ पे क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट। कमलेश के पीछे अकाउंट नहीं आएगा अगर लिखना है। ऐसे अंदर चिल्लाहट हो रही है, क्यों नहीं आएगा भैया? अंदर चिल्लाहट के कीड़े दौड़ रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर आएगा, बिना एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं आएगा। इसमें लगाएंगे कमलेशस अकाउंट, समझे ना? कम व्यक्ति है ना, व्यक्ति का अगर कोई किसी चीज के बारे में बात करे तो उसका एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बात करोगे। ये किसका खाता है, कमलेश का खाता है, तो कमलेशस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 15,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। अच्छा कौन सी डेट का था वैसे ये? इसके बाद 10 तारीख क्या करा, पेड, पेड कैश टू कमलेश। अब बताओ कमलेश को कैश दिया, कमलेश क्या था आपका, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की टीम क्रेडिट। अब पैसा दिया डेबिट, तो कमलेश हो जाएगा आपका डेबिट, कमलेशस अकाउंट डेबिट। और पैसा जा रहा है ना, कैश एसेट डिक्रीज क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। अमाउंट 6,000, क्या 6 नहीं है, 15,000, 15,000, कोई नहीं कोई नहीं। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू कमलेश। हो गया। इसके बाद, इसके बाद मार्च 16, तुम फॉर्मेट में करना, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ। मार्च 16 में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, कुछ बोला, फिर नाम है, सेम ऐसे हो जाएगा बेटा, परचेज हो रहा है, परचेज इज योर एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे खरीदा, सोहन से, पैसा तो नहीं दिया ना उसे, नाम है, उधार लिया, तो सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फिर से सोहन अकाउंट, सोहन्स अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, बिना एपिस्ट्रोफे एस लगाए। आप डायरेक्टली सोहन लिखोगे, फिर अकाउंट मत लिखना। हाँ वही अमाउंट पेड, कैश पेड, अमाउंट, अकाउंट नहीं अमाउंट। अच्छा यहाँ वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ 6,000, यहाँ है 6। नरेशन सेम, बीइंग गुड्स परचेज। अच्छा 16 के बाद क्या है, 18, 18 को क्या हो रहा है, अब यहाँ पे नाम है ना सोहन, साथ में क्या दिया है, कैश, तो नाम की कोई इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं है ब्रो। अगले बंदे ने पैसा दे दिया, क्या करूंगा उसका नाम लिखकर, यानी कि देखो ये मैंने जानबूझ के दिया है तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, ताकि तुम धीरे धीरे सीखो। कहीं लिखा है, जैसे इसमें था, यहाँ से शुरू हुई हमारी बात,
यहाँ लिखा था परचेज गुड्स इन कैश, सीधा परचेज टू कैश। यहाँ लिखा था परचेज गुड्स टू कमलेश, लिखा परचेज टू कमलेश। यहाँ था परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, करा परचेज टू सोहन। लेकिन अगले वाले में क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश। सोहन का इंपॉर्टेंस है क्या, पैसा दे रहा है ना अगला बंदा, परचेज हो रहा है, कैश पे कर रहे हैं। परचेज इज अवर एक्सपेंस, इंक्रीज तो डेबिट। और क्या हुआ बेटा, पैसा जा रहा है ना, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट है, 8,000। फिर से नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अगला हो गया, क्या है 20 को, पेड रेंट फॉर द, ये तो बता दो, रेंट, रेंट क्या नेचर से, एक्सपेंस टीम कौन सी है, डेबिट। एक्सपेंस है टीम डेबिट। और पे करा तो बढ़ेगा या कम होगा, फिर सोचते हैं ना कम होगा। अबे पैसा दिया वो कैश कम होगा, लेकिन रेंट दिया, रेंट का खर्चा तो बढ़ेगा, एक्सपेंस तो बढ़ेगा, हाँ या ना। तो रेंट अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस विल इंक्रीज, तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्या दिया, पैसा दिया, कैश, कैश क्या होगा, क्रेडिट। अमाउंट 1,000। बीइंग रेंट पेड, हो गया बेटा। ये बताओ किसी को कुछ भी डाउट है अभी पूछो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट, वेरी गुड, बहुत अच्छा।